Hello students, hi everyone, welcome to Learn Commerce and today we are back with our videos। हमने कई दिन लाइव क्लासेस अभी आगे भी चलेंगी, लेकिन आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कुछ वीडियोस बिजनेस स्टडीज़ की, केस स्टडीज़ की। तो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं, कैसे आपको उनको सॉल्व करना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या समझना है, उन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस केस बेस्ड क्वेश्चंस की फर्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो हमारी है बिजनेस स्टडीज़ की, जिसमें हम नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का फर्स्ट चैप्टर जो है उसके केस बेस्ड क्वेश्चन या केस स्टडीज के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट दिस। So students, this is the first chapter of business studies, nature and significance of management, in which we are going to study case based questions, case studies which are very important because आपके business studies के पेपर के अंदर बहुत सारे, मैं कहूँगा 40 से 50% क्वेश्चन इन्हीं केस बेस्ड क्वेश्चंस के ही आते हैं, केस स्टडी से क्वेश्चंस आते हैं, जिनको आज पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनको पढ़ना चाहिए, कैसे समझना चाहिए। आपको मैं सिर्फ गाइड करूँगा। चैप्टर्स आपने याद कर ही लिए होंगे अब तक, 1 महीना रह गया बोर्ड के एग्जाम्स में। ऐसा तो है नहीं कि आपको चैप्टर्स नहीं आते हैं, पर हाँ, केस बेस्ड क्वेश्चन को कैसे समझना है, क्या क्या लिखना है, ये जरूर बताऊंगा, या तो आपने कर लिया होगा। तो गाइड जरूर करूंगा इन केस स्टडीज को, कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास का ये फर्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख रहे हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन है जिसमें लिखा हुआ है डी इज वर्किंग एज ऑपरेशंस मैनेजर इन ट्रिनिटी लिमिटेड। डी इज वर्किंग एज ऑपरेशंस मैनेजर इन ट्रिनिटी लिमिटेड। नेम द मैनेजर लेवल इन विच इज वर्किंग एंड स्टेट एनी 4 फंक्शंस ही विल परफॉर्म एज ऑपरेशंस मैनेजर इन दिस कंपनी। अब आपको ये तो पता लगाना है ना कि ये क्वेश्चन आपको पता है इस चैप्टर के अंदर आता है, जिसके अंदर हमारे कहीं कहीं लेवल्स हैं। आप हर बार जब भी क्वेश्चन सामने आएगा ना, पहले देखा करो क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। इसमें मैनेजर लेवल पूछा गया है। ठीक है, ये मैनेजर लेवल पूछा जा रहा है। तो मैनेजर लेवल के अंदर अब आपको पता लगाना है कि कौन सा लेवल, 3 लेवल थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। अब आपको ये पता लगाना है कि जो डी है, जो ऑपरेशन मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहा है इस टी लिमिटेड के अंदर, वो किस पोस्ट पे काम कर रहा है। पोस्ट तो ठीक है, कौन से लेवल पे काम कर रहा है, और उस लेवल के अगर आपने लेवल गलत बता दिया तो उसके 4 फंक्शन में आप गलत बता दोगे। यानी कि अगर आप 4 नंबर का क्वेश्चन आता है या 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो 1 नंबर तो आपका है लेवल बताने का, और 4 नंबर है 4 फंक्शंस बताने के उसके। अब 1 नंबर का क्वेश्चन आपने अगर पहला वाला पार्ट ही गलत दे दिया कि आपने मिडिल लेवल या लोअर लेवल की जगह लो लेवल की जगह टॉप लेवल लिख दिया, तो उसी के फंक्शन लिख दोगे आप तो। लेकिन आपको पहचानना है ना पहले तो आपको क्वेश्चन की पहचान होनी चाहिए। तो डी ऑपरेशंस मैनेजर, आप बताओ ऑपरेशंस मैनेजर किस पोस्ट पे काम करता है, ये आपको पता होना चाहिए। वहां पर टॉप लेवल आता है, मिडिल लेवल आता है, लो लेवल आता है। तो अब इसका आंसर आपका क्या आएगा। तो ऑपरेशंस मैनेजर जो होता है ये हमेशा मिडिल लेवल में काम करता है। तो ऑपरेशंस मैनेजर जो होते हैं वो मिडिल लेवल में काम करते हैं, यानी कि आपको आंसर आएगा डी इज वर्किंग एट मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्योंकि टॉप लेवल तो सारे डिसाइड करते हैं, इनका काम क्या था, यहां पर से बताया कि ऑपरेशन मैनेजर के मैनेजर कहां होते हैं, सारे मैनेजर सारे मिडिल लेवल में होते हैं यहाँ पर, और उसमें मैनेजर लेवल बताना है, वो आपको बता दिया मिडिल लेवल में काम कर रहा है, और आपको उसी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस बताने हैं कि जिस पोस्ट पे वो काम कर रहा है उसके काम क्या होंगे। तो काम यहाँ बताने हैं आपको पता होना मिडिल लेवल के काम क्या हो सकते हैं। इसमें जो टॉप मैनेजर्स जो पॉलिसीज बनाते हैं, जो प्लान्स बनाते हैं, उसको आपने कैरी आउट करना है। अगर आप मिडिल लेवल में काम कर रहे हो, ऑपरेशन मैनेजर की तरह काम कर रहे हो, तो आपको टॉप लेवल के द्वारा बनाए गए प्लान्स को, फॉर्मुलेट किए हुए प्लान्स को कैरी आउट करना है। क्या करना है आपको, जो भी टॉप मैनेजमेंट पॉलिसीज बनाता है उसको इंटरप्रेट करना है और अपने लोअर लेवल के मैनेजर्स को बताना है। लो लेवल को बताने के तुमने जो टॉप मैनेजमेंट ने इन लोगों ने जो पॉलिसीज बनाई है उसको कैसे इंप्लीमेंट आगे जाके करना है। तो आपने उसका इंटरप्रेट करना है, आपने इसको मतलब निकालना है और उसको बताना है लोअर लेवल को, ताकि अपने वर्कर से वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करवा सके। तो ये पहला काम हुआ है पॉलिसीज को इंटरप्रेट करना। इस ऑपरेशन मैनेजर का एक काम ये भी होगा कि उसको देखना है कि उसका डिपार्टमेंट के पास सही स्टाफ हो, जितनी जरूरत है उतना स्टाफ, उतना वर्कर की जरूरत है, उनको सही ड्यूटीज, जिस तरीके वो काम कर सकते हैं उस तरह की ड्यूटीज इनको दी जाए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए और उससे जवाब भी मांगा जाए। तो ये उसकी जिम्मेवारी होगी कि उसका स्टाफ भी होना चाहिए, ड्यूटीज वो असाइन करे और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करे सबकी। फिर साथ साथ अपने लोअर लेवल को मोटिवेट भी करना है उसने कि वो प्रोडक्टिविटी को अचीव करके दिखाएं, डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। तो हमारे पास जो मैनेजर्स लोअर लेवल पे होंगे उनको कहा जाएगा ऑब्जेक्टिव्स अचीव करवाने के लिए, आपको हाई प्रोडक्टिविटी के लिए मोटिवेट किया जाएगा। ठीक है, और साथ में अदर डिपार्टमेंट्स जो आपके लेवल के, आपके बराबर के बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें एक कोऑर्डिनेशन बना के रखो, कोऑपरेशन बना के रखो स्मूथ फंक्शनिंग के लिए। ये जरूरी है इस मिडिल लेवल मैनेजमेंट में अगर डी काम कर रहा है तो। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया किस तरीके से छोटा सा क्वेश्चन आया, और अगर आपने
यहाँ पर मिडिल लेवल की जगह लोअर लेवल लिख दिया है, टॉप लेवल लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली आपके सारे फंक्शंस भी गलत हो जाएंगे और पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो आपको पहचानना जरूरी है कि किस लेवल पर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया पहला क्वेश्चन। चलो दूसरा क्वेश्चन एक और है हमारे पास, जिसमें है कि वीटी लिमिटेड एक कंपनी है, उसका टारगेट है टू प्रोड्यूस 10,000 शर्ट्स पर मंथ एट अ कॉस्ट ऑफ 100 पर शर्ट। ठीक है, 10,000 शर्ट्स एक महीने बनाने हैं, 100 रुपए की शर्ट कॉस्ट पड़नी चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजर ने ये टारगेट अचीव कर लिया 90 रुपीज पर शर्ट के हिसाब से, यानी कहा था 100 रुपए, उसने 90 रुपए पूरा कर दिया। डू यू थिंक द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव? अब आपको इसका रीजन देना है और 1 नंबर का आंसर है, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये, आपको बहुत ही छोटा सा आंसर देना है इसका कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। इफेक्टिव और एफिशिएंट 2 वर्ड्स है इस चैप्टर के अंदर। इफेक्टिव क्या होता है कि वो कम कॉस्ट पे काम करे, और एफिशिएंट है कि टाइम पर पूरा करे। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे उसने टारगेट भी अचीव किया, मतलब एफिशिएंट भी है, और इफेक्टिव भी निकल रहा है क्योंकि वो 90 रुपीज की कॉस्ट पर बना रहा है जबकि 100 रुपए का टारगेट था। तो यस, आंसर इसका यह है, द प्रोडक्शन मैनेजर इज इफेक्टिव, क्योंकि उसने वो टास्क कंप्लीट किया, टारगेट अचीव किया, गोल अचीव किया 10,000 शेयर्स का, और साथ साथ वो एफिशिएंट भी है क्योंकि उसने लोअर कॉस्ट पे काम किया। इफेक्टिव इसलिए है क्योंकि उसने टारगेट अचीव किया, एफिशिएंट इसलिए है क्योंकि उसने लोअर कॉस्ट पे टारगेट को पूरा कर लिया। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया इस एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस के ऊपर क्वेश्चन अगर बनता है तो। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो 5 मार्क्स का है। देखो नीचे, हमेशा जब भी आप केस स्टडी पकड़ते हो ना, तो आप एक बार ना नीचे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसको पकड़ लो, ताकि आपको उसी हिसाब से उसको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पूछा जा रहा है, व्हाट क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट डू यू थिंक द कंपनी इज लैकिंग। नीचे पढ़ लो पहले कि कौन सी मैनेजमेंट की ऐसी क्वालिटी है जो ये कंपनी लैक कर रही है, आपको यहाँ पहचानना है, और फिर उस कंसेप्ट जो आप आइडेंटिफाई करोगे फर्स्ट पार्ट में, उसकी इंपॉर्टेंस को समझाना है। सिंपल सा काम, यानी कि अगर आपने पहला पार्ट गलत दे दिया, दूसरा पार्ट तो ऑटोमेटिकली गलत हो जाएगा आपका। इसलिए अब इसके हिसाब से कि मैनेजमेंट क्या लैक कर रहा है, क्या क्वालिटी लैक कर रही है, बस वो आपको पहचानना है इस क्वेश्चन के अंदर। वाई लिमिटेड इज फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम दीज डेज। समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्या समस्या है? इट मैन्युफैक्चर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड एयर कंडीशनर्स। इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वो वाई लिमिटेड बना रही है। कंपनी का मार्जिन यानी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो प्रेशर में है, एंड द प्रॉफिट्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट ब्लेम्स प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग गुड्स विच आर ऑफ नॉट गुड क्वालिटी टू मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। यानी कि कंपनी का मार्जिन कम है, प्रेशर है, प्रॉफिट कम है, और जो मार्केट डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है कि आप जो गुड्स बना रहे हो वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, क्योंकि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों डिपार्टमेंट्स को ब्लेम कर रहा है कि तुम लोग इतना रिटर्न इन्वेस्टमेंट ला नहीं पा रहे, और बैड मार्केटिंग यानी मार्केटिंग भी अच्छी नहीं हो रही। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ब्लेम कर रहा है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ब्लेम किया जा रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट द्वारा कि तुम लोग अच्छी क्वालिटी चीजें नहीं बना रहे। इसका मतलब अब आप ये आपस में क्या हो रहा है, डिस्प्यूट्स पैदा हो रहे हैं। तो कौन सी ऐसी मैनेजमेंट क्वालिटी है जो ये कंपनी लैक कर रही है, आपको जस्टिफाई करना है, साथ में उस कंसेप्ट की इंपॉर्टेंस समझानी है। अब समझ आ रहा है कि क्या चीज कमी आ रही है इसके अंदर। अब पढ़ के क्या पता लग रहा है आपको? पढ़ के ये पता लग रहा है इसमें कि कोऑर्डिनेशन की कमी है, आपस में तालमेल नहीं है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। क्योंकि चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तीनों डिपार्टमेंट के जो एफर्ट्स हैं आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर गलतियों को थोप रहे हैं कि हम वो कोई ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो रहा है, मिलकर काम करना चाहिए ना। लेकिन ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट और मार्केट शेयर दोनों डिक्लाइन कर रहे हैं। तो कमी किस चीज की है? कोऑर्डिनेशन। तो पहला पार्ट जो पूछा गया था कि कौन सी मैनेजमेंट की क्वालिटी इसमें लैक कर रही है, तो पता लग गया कि ये कंपनी जो है कोऑर्डिनेशन नहीं बिठा पा रही है। और अब आपको उसी कोऑर्डिनेशन के कंसेप्ट के इंपॉर्टेंस समझाने हैं। डिटेल तो आप लिख लोगे, इसकी इंपॉर्टेंस में आपको बताना है कि अगर कोऑर्डिनेशन होगी तो कंपनी का साइज ग्रो करेगा, कंपनी कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तो फंक्शनल डिफरेंशिएशन यानी हर डिपार्टमेंट अपने तरीके से अपना पूरा काम करेगा। वैसे तो हर डिपार्टमेंट को अपना काम करना ही चाहिए। डिफरेंशिएशन है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम है अपना काम करना, सबका अपना अपना काम करना, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम अच्छी क्वालिटी की चीज बना के रखना। बट डिफरेंशिएशन कोऑर्डिनेशन होगी तो अच्छी डिफरेंशिएशन भी होगी, सबकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सबको अपना जवाबदेही होगी, और सब अपने काम में स्पेशलाइज भी होंगे। कोऑर्डिनेशन के फायदे बताने, कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बताने के फायदे क्या होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है तो कंपनी का प्रॉफिट भी अचीव करेगा, कंपनी के मार्केटिंग एफर्ट्स की वजह से आपकी सेल भी बढ़ेगी, अच्छी क्वालिटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को आ जाए, इस तरह बनानी है। तो आपस में एक दूसरे को ब्लेम करने की बजाय अगर कोऑर्डिनेशन बिठाई जाए तो बहुत अच्छी तरीके से रिजल्ट्स अचीव किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या चीज़ इस केस स्टडी के अंदर आपको पकड़नी थी। ऐसे ही चलो अगले क्वेश्चन पकड़ते हैं। यहाँ पर भी एक केस स्टडी है जिसके अंदर लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे ए बी को सेटिस्फाई करा। 6 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर, आपको पहले पूरा केस स्टडी पकड़नी है इसके अंदर। फोर्थ क्वेश्चन है
एबीसी पार्टनर्स हैं एक फॉर्म में, एंगेज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स इन महाराष्ट्र स्टेट। महाराष्ट्र स्टेट के अंदर ये लोग डेयरी प्रोडक्ट्स यानी कि दूध वगैरह के काम का डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर रहे हैं। इसमें जो 3 पार्टनर्स हैं, ए इज अ होल्डर ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, एसएससी यानी कि 12th पास किया हुआ है उसने सीबीएसई से, विद बिजनेस स्टडीज एज वन ऑफ हिज इलेक्टिव सब्जेक्ट। बिजनेस स्टडीज का सब्जेक्ट था, सीबीएसई के एसएससी का एग्जाम से पास कर रखा है। बी जो है उसने पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है हिस्ट्री के अंदर, और सी ने कर रखी है डेयरी फार्मिंग के अंदर। तो 3 अलग अलग फील्ड में, ए के पास सिर्फ 12th का सर्टिफिकेट है, बी के पास ग्रेजुएशन है हिस्ट्री की, और सी के पास डेयरी फार्मिंग का एक एक्सपीरियंस भी है और एक ग्रेजुएशन भी है। वन डे देयर वाज सीरियस डिस्कशन बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी आपस में डिस्कस कर रहे हैं द नेचर ऑफ मैनेजमेंट, रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, बी आर्ग्यूड करता है, बी ने बात कही कि मैनेजमेंट वाज अ प्रोफेशन, कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, जबकि सी कहता है इसके अगेंस्ट, वो कहता है कि लीगल एंड मेडिकल प्रोफेशंस ही सिर्फ प्रोफेशन होते हैं, ये मैनेजमेंट कोई प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि दे फुलफिल ऑल द कंडीशंस ऑफ प्रोफेशन, क्योंकि वो प्रोफेशन की कंडीशंस को फुलफिल करते हैं। ए अपनी नॉलेज के बेस पर कहता है, बिजनेस स्टडीज की उसने नॉलेज की हुई है, तो कहता है कि नेचर मैनेजमेंट का प्रोफेशन समझाता है बी और सी को। अब आपको यही बताना है कि ए ने कैसे सेटिस्फाई किया होगा बी एंड सी को। भाई बी और सी जो है उनको इस बिजनेस स्टडीज के बारे में नॉलेज नहीं थी, ठीक है ना। तो बी कहता है प्रोफेशन है मैनेजमेंट, सी कहता है कि लीगल मेडिकल प्रोफेशन की तरह ये है नहीं, क्योंकि प्रोफेशन तो सिर्फ उसी कैटेगरी के होते हैं। ए ने कहा मैंने पढ़ रखा है इस बारे में, तो मुझे तो पता है कि ये प्रोफेशन है। अब वो क्या समझाया, उसने किस तरीके से समझाया बी एंड सी को कि वो उसको कन्विंस कर सके। यानी कि आपको क्या समझाना है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का टॉपिक आपको पूरा एक्सप्लेन करना है। कैसे, देखो ए ने सेटिस्फाई किया होगा बी और सी को ये कहकर कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, लेकिन ये फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है, ये आपको समझाना है। चाहे लीगल कानून की तरह हो, भाई लीगल मतलब लॉयर के लिए आपको एलएलबी करना पड़ता है, अकाउंट्स के लिए आपको सीए करना पड़ता है, मेडिकल के लिए आपको एमबीबीएस करना पड़ता है। तो ये सब जो प्रोफेशंस आपके पास यहाँ पर आते हैं, फुल फ्लेजेड प्रोफेशंस आते हैं, इनकी तरह मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, क्योंकि इसके अंदर प्रोफेशन की कैटेगरीज मीट नहीं करती है। आप सेटिस्फाई करने की कोशिश तो कर रहे हैं, अब आपको ये बताना है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। तो बताना है कि प्रोफेशन में क्या होता है और वो चीज़ें मैनेजमेंट में है या नहीं है, सब कुछ बताना है। देखो प्रोफेशन एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये बात पक्की है। जो भी प्रोफेशन होता है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, लेकिन वो मैनेजमेंट के अंदर भी होता है, मैनेजमेंट की भी चीज़ पढ़ाई जाती है, हर चीज़ पढ़ाई जाती है इसके अंदर, ठीक है ना। जिस तरीके से प्रोफेशन के अंदर चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, ऐसे ही मैनेजमेंट के अंदर भी चीज़ों को पढ़ाया जाता है। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का पॉइंट क्या बताया था कि जिसमें हर एक को इसमें एंट्री अलाउड नहीं है। जब तक आप एलएलबी का कोर्स ना कर लो तब आप वकील नहीं बन सकते, जब तक अकाउंटिंग का कोर्स ना कर लो, सीए का कोर्स, तब तक आप सीए नहीं बन सकते। मेडिकल के कोर्स के लिए ज़रूरी है कि आपको एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि इसमें रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है। लेकिन मैनेजमेंट में ऐसी चीज़ नहीं है, बिना एमबीए किए भी एक आदमी मैनेजर बन सकता है। इसका मतलब यहाँ पर मैनेजमेंट इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता। ऐसी प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे कि लीगल के लिए, लॉ के लिए बार काउंसिल बना हुआ है, सीए के लिए आईसीएआई का इंस्टीट्यूट बना हुआ है, मेडिकल प्रोफेशन के लिए ये आपके जो लॉयर का पूरा काउंसिल बना हुआ है और इसका डॉक्टर्स का, प्रोफेशनल्स का बना हुआ है, तो सबकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं। लेकिन मैनेजमेंट के लिए एक आईमा बना हुआ है, लेकिन उस ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन का मेंबर बनना कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे एक बार काउंसिल में एक लॉयर का मेंबर बनना जरूरी है, सीए को एक आईसीए मेंबर बनना जरूरी है, ऐसे इस तरीके से एक मैनेजर को आईएमए का मेंबर बनना कंपलसरी नहीं है। इसलिए मतलब ये क्राइटेरिया भी एक मैनेजमेंट के अंदर फुलफिल नहीं होता। कोड ऑफ कंडक्ट की बात की जाए, चाहे वो लॉयर हो, सीए हो, मेडिकल प्रोफेशन में हो, इन सबको कहीं ना कहीं एक कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है, जो रूल्स इस एसोसिएशन ने बनाए होते हैं। जबकि मैनेजर के पास ऐसे कोई एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, वैसे एथिक्स होने चाहिए उनके पास, पर एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे रूल्स नहीं बने हुए जो उनको कंपल्सरली फॉलो करने हैं। मोटिव सर्विस होता है इन सबका, प्रोफेशन जो काम करेंगे उनका मोटिव सर्विस देना, पहले मतलब कि पहले अपने कस्टमर्स को, अपने पेशेंट्स को इस तरीके से पहले डील करना चाहिए, उनके साथ सर्विस देनी चाहिए। लेकिन सर्विस मोटिव होता ज़रूर है कि हम कहते हैं कि एक मैनेजर भी होना चाहिए, लेकिन मैनेजर कभी भी सर्विस मोटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर काम करेगा तो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा। इसका मतलब है ये क्राइटेरिया भी फुलफिल पूरी तरीके से नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है, पर फुल फ्लेजेड प्रोफेशन नहीं है बाकी प्रोफेशंस की तरह। तो ए ने कन्विंस जरूर किया होगा, हो सकता है, लेकिन बी और सी इस बात को माने नहीं हुए। लेकिन आपको तो सिर्फ बताना है ए ने कैसे सेटिस्फाई किया होगा ये बताकर, ठीक है। ये आप इसमें क्वेश्चन में पूरा मैनेजमेंट प्रोफेशन का क्वेश्चन लिख सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ फॉर्म
द मैनेजमेंट ऑफ बी लिमिटेड ऑफर्स एम्प्लॉयमेंट टू फिजिकली चैलेंज पर्सन्स। ध्यान से पढ़ना, फर्म के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए मैनेजमेंट जो बी लिमिटेड किया है उसने कहा कि हम लोग फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट देंगे। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है? आपको आइडेंटिफाई करना है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वो अचीव करना चाहती है। अब आपको नजर आ रहा होगा फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को अगर हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं तो ये तो समाज सेवा का काम है। अब समाज सेवा के काम के अंदर सोशल ऑब्जेक्टिव तो आ सकते हैं, इसलिए पहचानना जरूरी है कि एक आंख बंद करके आप इसको सोशल ऑब्जेक्टिव की तरफ मत चले जाएं, क्योंकि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूछा है। इसके अंदर आपको बताना है कि कंपनी कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने की कोशिश कर रही है इस फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को एम्प्लॉयमेंट देकर। यानी कि यहां पर हम सोशल ऑब्जेक्टिव तो लिख नहीं सकते, तो यानी कि इसका आंसर क्या लिखना है? यहां पर लिखना है ग्रोथ। कंपनी अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को बढ़ा रही है, चाहे फिजिकली चैलेंज पर्सन्स को लेकर बढ़ा रही है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज को बढ़ा रही है, एक तरह से सोशल सर्विस जरूर कर रही है, लेकिन सोशल सर्विस करते हुए वो, लेकिन हमें जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव बताने हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर आपको ग्रोथ लिखना है। आपको वो सर्विस मोटिव वाला या सोशल वेलफेयर वाला काम नहीं लिखना, क्योंकि जब इनको एम्प्लॉइज को हम बढ़ाएंगे तो इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और कंपनी की ग्रोथ भी होगी। तो ग्रोथ अचीव करने की बात की जा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। ध्यान रखना 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसमें आपके सोशल ऑब्जेक्टिव मत लिख देना, ठीक है ना। चलो एक और छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें क्वेश्चन छोटा है पर आपको लिखना काफी कुछ पड़ता है कई बार। बी लिमिटेड अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं। क्या प्रोडक्ट है? सीडी प्लेयर। इन द मार्केट ड्यू टू डिक्रीजिंग सेल्स कम हो रही है तो वगैरह सीडी प्लेयर्स को हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करते हैं। तो क्या स्टेप्स, क्या डिसीजन हर एक मैनेजमेंट लेवल को उठाने चाहिए इस डिसीजन को पूरा करने के लिए, ठीक है ना। आपको स्टेप्स बताने हैं किसके? ईच लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ईच लेवल मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल वाला सिंपल काम। तो यानी कि हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या काम होते हैं ये आपको यहाँ पर बताना है, चाहे वो स्टेटमेंट आपके पास कोई भी आ जाए। डायरेक्ट वैसे क्वेश्चन इसमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट पूछा गया। तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को मॉडिफाई करना चाहती है, सीडी प्लेयर्स को, और उसके लिए तीनों लेवल्स को अपना अपना काम बांटना पड़ेगा, चाहे टॉप मैनेजमेंट हो, चाहे मिडिल मैनेजमेंट हो, चाहे वो ऑपरेशनल या सुपरवाइजरी मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट हो। टॉप मैनेजमेंट को टेक्निक बनानी पड़ेगी मॉडिफिकेशन की, किस टेक्निक के थ्रू, कौन सी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को मॉडर्नाइज या मॉडिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि वो सीडी प्लेयर की डीवीडी प्लेयर मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दें, ब्लू रॉ प्लेयर्स जो हमारे पास होते हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दें अपने प्रोडक्ट को मॉडर्नाइज करने के लिए। दूसरा, वो जितने भी रिसोर्सेज हैं जहाँ से काम करवाना है, चाहे वो मैन, मटेरियल, मशीन्स, मनी, जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सभी रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करना है, असेंबल करना है और सभी डिपार्टमेंट्स के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना है मॉडर्नाइजेशन को तरफ लाने के लिए। ये टॉप मैनेजमेंट का काम रहेगा। मिडिल मैनेजमेंट का काम है कि वो लोग जो भी प्लान टॉप मैनेजमेंट बनाएगी उसको इंप्लीमेंट करना है और लोअर लेवल्स तक लेके जाना है, और वो उस प्लान को इंटरप्रेट करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करवाने के लिए अपने सबऑर्डिनेट्स को बताएंगे। और जो ऑपरेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर्स के साथ काम कर रहे हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स, उनको वो टास्क बांटना है अपने वर्कफोर्स को, अपने वर्कर्स को, और साथ साथ सुपरवाइज करना है कि टास्क उनके हिसाब से राइट डायरेक्शन में पूरा हो जाए। उनको क्वालिटी मेंटेन करनी है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी मेंटेन करनी है, और वेस्टेजेस को रिड्यूस करना है, उनको मोटिवेशन देनी है, वर्कर्स को लॉयल्टी बढ़ानी है। ये सब कुछ करके एक ऑपरेशन मैनेजर अपने टारगेट्स को, मिडिल मैनेजमेंट के जो टारगेट दिए गए हैं टॉप मैनेजमेंट द्वारा बनाए गए, उनको अचीव करने के लिए ये सारे कदम उठा सकता है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन तीनों लेवल्स के ऊपर बताना है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एक मैनेजर है एक लार्ज कंपनी मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट फॉर किड्स में, यानी कि बच्चों के लिए कपड़े बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसमें एक एस मैनेजर है। एस एक लेडी है, शी प्लान्स हर विंटर कलेक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त इटसेल्फ। विंटर कलेक्शन के लिए, विंटर के लिए कपड़े वो अगस्त में ही प्लान करना शुरू कर देती है। फिर वो इंश्योर करती है दैट देयर इज एडिक्वेट वर्कफोर्स, ये भी इंश्योर करती है कि अच्छा खासा वर्कफोर्स भी अवेलेबल है जो उसको चाहिए इस काम को पूरा करने के लिए। वो लगातार मॉनिटर करती है कि प्रोडक्शन एक्चुअल में उस तरीके से चल रहा है नहीं चल रहा जैसे कि प्लान्स बनाए गए थे। वो अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से बात करती है कि वो अपने प्रमोशनल एफर्ट्स, एडवर्टाइजिंग कैंपेन भी साथ साथ चलाती है। तो एस मैनेजर है, वो प्लानिंग कर रही है विंटर कलेक्शन की, अगस्त में पहले से प्री प्लान कर रही है। वो इंश्योर कर रही है कि उसका वर्कफोर्स भी होना चाहिए। वो ये भी देख रही है कि प्रोडक्शन अकॉर्डिंग टू प्लान चल रहा नहीं चल रहा है। वो ये भी अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट को कहती है कि अपने प्रमोशनल प्लान बनाओ, एडवर्टाइजिंग की तरफ चले जाओ। अब आपको यहाँ बताना है कि कौन सा कंसेप्ट मैनेजमेंट का इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है, आइडेंटिफाई करना है, और उसके फीचर, कौन सा फीचर इस पैराग्राफ में हाईलाइट किया गया है। तो आपको पहचानना क्या है, कौन सा मैनेजमेंट का कंसेप्ट इसमें आइडेंटिफाई
उसने किया है, बता सकते हैं? इसमें अगर हम बात करेंगे, इसने बहुत सारे काम किए, तो यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन की गई है। उसने सभी डिपार्टमेंट के साथ बात की, उसने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ मिलकर देखा कि काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उसने मार्केटिंग डिपार्टमेंट के साथ बात करके देखा, उसने प्लानिंग डिपार्टमेंट के साथ भी पूरी प्लानिंग करी, उसने सारे कोऑर्डिनेशन बनाई है। कोऑर्डिनेशन का मीनिंग बताना है, ये आपको आइडेंटिफाई किया कि कोऑर्डिनेशन एक नंबर का आपको समझ मिल जाएगा। ये ऐसी फोर्स है जो सारे फंक्शंस को बाइंड करती है। ये कॉमन थ्रेड है, एक ऐसा धागा है जो सारी एक्टिविटीज, चाहे वो परचेज डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सब डिपार्टमेंट्स को एक तार में बांधने का काम करती है। इसका इंश्योरेंस ये मिलेगी कि कंपनी में कंटिन्यूटी बनी रहेगी, काम कभी रुकेगा नहीं। कोऑर्डिनेशन कोई अलग से फंक्शन नहीं है मैनेजमेंट का, ये एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। एसेंस मतलब ऐसी चीज घुली हुई है जिसको आप अलग नहीं कर सकते किसी भी प्लानिंग और रजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग या कंट्रोलिंग में से। हर एक के अंदर घुसा हुआ है ये इम्प्लिसिट है, इनहेरेंट है सभी फंक्शंस के अंदर। टॉप मैनेजमेंट जो है वो पूरे कंपनी के लिए प्लान बनाता है, तो इन प्लान्स के अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है और ये इंश्योर किया जाता है कि ये प्लान्स अकॉर्डिंग टू प्लान्स, ये जो प्लान्स हैं एग्जीक्यूट हो सकें प्लान्स के अकॉर्डिंगली, और अगर कोई डेविएशंस वगैरह आती है तो वो उसको ठीक किया जाए कंट्रोलिंग के स्टेज पर। तो प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना, डायरेक्शंस करना और कंट्रोलिंग करना, ये सारे के सारे ये काम, इन सब के अंदर कोऑर्डिनेशन होती है। तो हमने क्या किया, इसमें मैनेजमेंट का कौन सा कंसेप्ट आइडेंटिफाई हुआ, कोऑर्डिनेशन, और उस कंसेप्ट को हमने एक्सप्लेन किया, मीनिंग बताया। लेकिन अब पूछा गया कौन सा फीचर इसमें हाईलाइट किया गया है, ठीक है ना, इसमें कौन सा फीचर हाईलाइट किया गया है, तो वो है कंटिन्यूस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये प्लानिंग स्टेज से स्टार्ट होता है और कंटिन्यूस टिल कंट्रोलिंग। तो आपका जो मार्क्स मिलने वाले हैं इसके अंदर, वो आपको हो सकता है 1 नंबर मिलेगा आपको इस कोऑर्डिनेशन को बताने का, ठीक है। उसके बाद आपको 2 नंबर मिलेंगे इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के, और उसके बाद 1 नंबर मिलेगा आपको उस फीचर को बताने का जो फीचर यहाँ पे बताया गया है। वो कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रही है, लगातार सब चीज़ों को देख रही है, मतलब कंटिन्यूस प्रोसेस है ये कोऑर्डिनेशन। आप किसी एक कदम पे आके छोड़ नहीं सकते, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये सब 1 मार्क, 2 मार्क, 1 मार्क की तरफ से आपका 4 नंबर क्वेश्चन इस तरीके से ये बट जाता है। ठीक समझ आ रहा है कैसे कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एच लिमिटेड जो है वो आईटी सर्विसेज का काम करती है। कंपनीज प्रॉफिट्स आर एनफ फॉर सर्वाइवल। कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल के लिए काफी अच्छा खासा काम चल रहा है। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी बिलीव करती है डेट अ सेटिस्फाइड एम्प्लॉय क्रिएट्स अ सेटिस्फाइड कस्टमर। वो चाहती है कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेगा ना तो कस्टमर को वो सेटिस्फाई कर सकता है, क्योंकि अगर एम्प्लॉय ही सेटिस्फाइड नहीं होगा तो वो कस्टमर सेटिस्फाई कैसे करेगा, और वो कस्टमर सेटिस्फाई होगा तो अपने आप प्रॉफिट आएगा, उससे शेयर होल्डर सेटिस्फाई होंगे। तो देखो कंपनी का प्रॉफिट अच्छा खासा है, सर्वाइव भी कर रही है, ग्रोथ भी कर रही है। क्यों? कंपनी का बिलीव क्या है, मैनेजमेंट ये देखती है कि अगर एम्प्लॉय सेटिस्फाई रहेंगे तो कस्टमर को वो सेटिस्फाई कर लेगा, और कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, जिससे कि आपके शेयर होल्डर्स को भी सेटिस्फेक्शन, उनका डिविडेंड भी बढ़ता रहेगा। सो इट पेज द कॉम्पिटिटिव सैलरी। तो इसलिए क्या करती है, वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छी खासी सैलरीज और अच्छे खासे पर्क्स प्रोवाइड करती है। सभी एम्प्लॉयज खुश हैं वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ऑफ पर्सनल ग्रोथ, उनकी अपनी ग्रोथ हो रही है, उनकी डेवलपमेंट हो रही है। कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम भी निभा रही है, क्योंकि उसने एक इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप किया हुआ है जिसके अंदर 1/3 स्टूडेंट्स जो हैं वो गर्ल्स हैं और जिनको 50% स्कॉलरशिप मिल रही है। ये सब चीजें बताई गई इस क्वेश्चन के अंदर। आपको बताना है कि मैनेजमेंट अपने ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रही है, कौन से ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं वो बताना है आपको इस क्वेश्चन के अंदर। हमें दिखाई दे रहा है कि इसने इंजीनियरिंग कॉलेज सेटअप किया, यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ भी जा रही है। कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही है तो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स भी हैं और पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो रहे हैं। देखो तीनों टाइप के ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं। तो यस, मैनेजमेंट ऑफ एच कंपनी इज फुलफिलिंग ऑल ऑब्जेक्टिव्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपको कहा जाए ढूंढना है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स को कहाँ आइडेंटिफाई किया गया है, तो अगर आप देखते हो तो पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात करेंगे तो आप यहां देखोगे कंपनी का प्रॉफिट्स सर्वाइवल और ग्रोथ के लिए काफी है, तो ये आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ जाएगा। ठीक है, इस लाइन को आप लिख देना कि कंपनी इस लाइन के थ्रू बता रही है कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सोशल ऑब्जेक्टिव्स की, तो यहाँ पर लिखा हुआ है इट हैज सेटअप अ इंजीनियरिंग कॉलेज, जहाँ पर 1/3 बच्चों को 1/3 बच्चे गर्ल्स हैं जिसको 50% स्कॉलरशिप मिल रही है। तो यहाँ पर हम सोशल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरा कर रहे हैं, इस लाइन को बता दो। उसके बाद यहाँ पर जो है कंपनीज में लोग जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत खुश हैं, वो
उनकी पर्सनल ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, तो यहाँ पर वो पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो रहे हैं। तो इस तरीके से इन लाइन्स के थ्रू पता लग रहा है कि किन किन ऑब्जेक्टिव्स को वो कंपनी पूरा कर रही है। इस तरीके से आप इन आंसर को जस्टिफाई कर सकते हो। देख लें केस स्टडी के क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं, तो आपको यहाँ से पहचानना ही पड़ सकता है। और आपको इस क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन सी लाइन्स के पता लगता है कि ऑब्जेक्टिव्स पूरे हो रहे हैं। चलो अब यहाँ पर आपको 9th क्वेश्चन में भी फिर वापस पूछते हैं कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पहचानने हैं। जी लिमिटेड एक बहुत हाईली रेप्यूटेड कंपनी है। अलग अलग फंक्शंस, अलग अलग इंडिविजुअल्स इस कंपनी में काम करते हैं और बाउंड हैं, अच्छे खासे एक मिलकर काम कर रहे हैं, हायरार्की में काम कर रहे हैं, सभी रिलेशनशिप अच्छे खासे बने हुए हैं। एवरी इंडिविजुअल इन द हायरार्की इज रिस्पांसिबल फॉर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पर्टिकुलर टास्क। हर एक आदमी को एक पर्टिकुलर टास्क दिया हुआ है, उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। जैसे मिस्टर ए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी का सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ए। वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स बनाता है, सेट करता है, स्ट्रेटेजीज बनाता है उनको अचीवमेंट करने के लिए। मिस्टर बी जो है इंश्योर करते हैं क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन्ड, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज्ड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन्ड। और सी का काम क्या है? सी ने काम ड्यूटीज दे रखी हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रखी हैं अपने स्टाफ को, उनको मोटिवेट किया जाता है ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। आपको बताना है कि एबीसी कौन कौन से लेवल पे काम कर रहे हैं इस कंपनी के अंदर। तो जब ए की बात की कि ए रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के सर्वाइवल और वेलफेयर के लिए और वो सारी गोल सेट करते हैं और अचीवमेंट के लिए स्ट्रेटजी बनाते हैं, तो सिंपल सी बात है ये टॉप लेवल पे काम आदमी ए कर रहा है। ए कहाँ कर रहा है? टॉप लेवल पे। बी की बात करते हैं तो बी जो है वो क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन कर रहे हैं, वेस्टेज ऑफ मटेरियल मिनिमाइज्ड है, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड है। तो ये कौन से लेवल पे काम कर रहा है? ये लोअर लेवल पे काम कर रहा है क्योंकि उसको वर्कर्स के साथ मिलकर ऐसे काम करना है। और सी जो है वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज सौंपता है अपने स्टाफ को, मोटिवेट करता है ऑन द ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये मिडिल लेवल पे सी काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मिस्टर ए जो है वो टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, ठीक है, जो बताई दिया मैंने आपको, वेलफेयर सर्वाइवल के लिए काम कर रहे हैं। बी जो है वो लो लेवल पे काम कर रहे हैं क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन कर रहे हैं। और सी मिडिल लेवल पे काम कर रहे हैं क्योंकि वो ड्यूटीज असाइन करने का काम। तो आपको लाइंस बता के बतानी कि कौन कौन से लेवल पे ये लोग काम कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफी मिलता जुलता है, लेकिन एक बार स्टडी करो। मैनेजमेंट है वी लिमिटेड की, वो स्ट्रांगली बिलीव करती है मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड वर्क टुवर्ड्स फुलफिलिंग द कॉमन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, कि कंपनी के अंदर जो लोग हैं, जो एम्प्लॉइज हैं, उनको मिलकर काम करना चाहिए कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए। इसलिए टीम वर्क चाहिए, सभी एफर्ट्स, सबका इंडिविजुअल्स का एफर्ट्स चाहिए, डिपार्टमेंट्स का एफर्ट्स, स्पेशलिस्ट का एफर्ट्स, क्योंकि इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मैनेजर्स चाहता है कि इनकी जो डिफरेंसेस हैं उनको रिकंसाइल किया जाए, इनकी अप्रोच, इनकी टाइमिंग, इनके एफर्ट के बारे में। साथ ही साथ ये भी बताता है इट शुड एनेबल ऑल द मेंबर्स टू ग्रो एंड डेवलप। तो इसका मतलब हार्मोनाइज की बात की जा रही है, गोल्स अचीव करने की बात की, इंडिविजुअल गोल्स भी और ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी। आपको बताना है कौन सा कंसेप्ट इसके अंदर डिस्कस किया गया है। सेकंड क्वेश्चन में 3 फीचर्स बताने हैं उसके, और थर्ड पॉइंट में आपको मैनेजमेंट का फीचर बताना है जो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखो ये क्वेश्चन तो साफ नजर आ रहा है कि बहुत अच्छी तरीके से कोऑर्डिनेशन का काम इसके अंदर भी है। तो पहले क्वेश्चन में तो आपको नजर आ रहा है कि ये कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना। तो पहला नंबर तो कोऑर्डिनेशन नजर आ ही रहा है। उसके बाद आपको फीचर्स बता देने हैं जो आपसे पूछा गया सेकंड पार्ट में, कि जो भी कंसेप्ट इसमें समझाया गया है उसके फीचर्स बताने। तो अगर आप कंसेप्ट गलत बता दोगे तो फीचर्स उसके भी गलत बता दोगे। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि कंसेप्ट क्या है, फिर उसके फीचर्स बताना है कि कोऑर्डिनेशन सभी एफर्ट्स को, ग्रुप एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है, यूनिटी ऑफ एक्शन लेके आता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये सब आप समझा दो। और तीसरा जो उसने पूछा था, कौन सा फीचर मैनेजमेंट का, कोऑर्डिनेशन का नहीं, मैनेजमेंट का कौन सा फीचर इसमें एक्सप्लेन किया गया है। मैनेजमेंट का यहाँ पर जो साफ साफ नजर आ रहा है, यहाँ पर ये ग्रुप एफर्ट्स की तरफ कर रहे हैं, सारे तरह मिलकर काम करने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, जहां पर लिखा भी हुआ था ऑर्गेनाइजेशन एक ग्रुप है डिफरेंट इंडिविजुअल्स का, जिनको मिलकर काम करना है, टीम स्पिरिट से काम करना है, कोऑर्डिनेशन से काम करना है कंपनी के गोल्स अचीव करने के लिए। ये लिखा हुआ था, टीम वर्क चाहिए, एफर्ट चाहिए सबका, डिपार्टमेंट्स का, स्पेशलिस्ट का। तो यही तो पता लग रहा है कि ये इस लाइन से पता लगता है कि ये ग्रुप एक्टिविटी, यानी कि मैनेजमेंट का ग्रुप एक्टिविटी, इस फीचर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया। ठीक हो गया। चलो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देखते हैं। संजना एक ब्रांच मैनेजर है एबीसी हैंडीक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड में। कंपनी का ऑब्जेक्टिव है कि अपनी सेल्स बढ़ानी है इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स की। वो फैब्रिक्स बेचती है, फर्निशिंग्स हैं, रेडीमेड गारमेंट्स हैं, हाउस होल्ड आइटम्स हैं, सब कुछ बनाते हैं अपने ट्रेडिशनल इंडियन फैब्रिक्स का यूज करके। संजना
संजना डिसाइड करती है क्वांटिटी, वैरायटी, कलर एंड टेक्सचर ऑफ ऑल द अबव आइटम्स। संजना सारा डिसाइड करती है और फिर रिसोर्सेज एलोकेट करती है उनके परचेज के लिए अलग अलग सप्लायर से, कहाँ से कौन कौन सा सामान खरीदना है। उसने टीम बनाई, शी अपॉइंट्स अ टीम ऑफ डिजाइनर, डिजाइनर से टीम बनाई, डिजाइनर्स और क्राफ्ट लोगों की कंपनी के अंदर, हु डेवलप्ड सम प्रिंट्स फॉर बेड कवर्स। ब्राइट कलर सिल्क पे कैसा लगना चाहिए उसके मामले में उसने एक क्राफ्ट लोगों के डिजाइनर्स की एक टीम बनाई। आल्दो दे लुक्ड वेरी इंप्रेसिव, इंप्रेसिव आ रहे हैं, दे वर मोर एक्सपेंसिव, इंप्रेसिव जरूर है पर एक्सपेंसिव आ रहे हैं जितना वो सोचते थे। एवरेज कस्टमर्स को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उसके एफर्ट्स को प्रेज किया गया। संजना ने सजेस्ट किया दैट दे शुड कीप द सिल्क बेड कवर्स फॉर स्पेशल ओकेजन्स लाइक दिवाली, क्रिसमस, और साथ में कॉटन बेड कवर्स को उसने रेगुलर बेसिस पर अपने रखा अपने कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए। अब आपको यहाँ पे ना मैनेजमेंट के फंक्शंस आइडेंटिफाई करने हैं जो संजना ने परफॉर्म किए हैं। आपको लाइन साथ बतानी है इस पैराग्राफ के अंदर कौन सी लाइन किस फंक्शन को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर कौन कौन से फंक्शंस को आइडेंटिफाई करना है आपने, ये आपको बताता हूँ। ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को कैसे कर रहा हूँ। देखो, सबसे पहले आपके जो फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल, उसी की बात कर रहे हैं मैनेजमेंट के फंक्शंस की। तो आपको फंक्शंस पहचानने हैं। पहले है प्लानिंग का। यहां पर जो संजना ने प्लानिंग की थी, किस थ्रू की थी? संजना सारी क्वांटिटी, ये जो बताया था यहां पर, संजना ने क्वांटिटी, वैरायटी, कलर, टेक्सचर सब कुछ डिसाइड किया, रिसोर्सेज एलोकेट किए परचेज मार्केट से करने के लिए। ये सब उसने क्या की? यहां पर उसने प्लानिंग की, इन लाइंस के थ्रू बताओ, ठीक है। उसके बाद उसने टीम बनाई, अपॉइंट की डिजाइनर्स और क्राफ्ट पीपल की, ठीक। इसका मतलब यहां पर उसने किया स्टाफिंग, ये जो है। तो उसने एक टीम बनाई थी डिजाइनर्स की, क्राफ्ट पीपल की कंपनी के अंदर। तो यहां से क्या नजर आया? यहां से नजर आया उसका स्टाफिंग का फंक्शन, ठीक है। उसके बाद यहां पर इस लाइन पे, यहां तो उसने डिसाइड किया ना क्वांटिटी क्वालिटी, यहां तक तो प्लानिंग थी। यहां पर ऑर्गेनाइजिंग, उसने जो एलोकेट किया था, एलोकेशन जो की थी वो ऑर्गेनाइजिंग में आती है। इसने जो रिसोर्सेज एलोकेट किए थे परचेज डिपार्टमेंट के लिए, यहां पर उसका ऑर्गेनाइजिंग वाली लाइन यहां पे आ जाएगी, ठीक। उसके बाद जब उसने देखा कि यहां पर कुछ इंप्रेसिव तो हैं पर महंगे पड़ रहे हैं, एवरेज कस्टमर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वहां पर उसने डायरेक्शन का भी देखा, उसने इनको एफर्ट्स को प्रेज किया। यहां पर संजय ने सजेस्ट किया कि वो सिल्क बेड कवर्स को स्पेशल ओकेजन्स के लिए ही रखेंगे, ठीक है ना। यहां पर वो डायरेक्टिंग का फंक्शन फॉलो कर रही है। और लास्ट में अगर बात करते हैं कंट्रोलिंग की, तो कॉस्ट को कंट्रोल करने की बात की जा रही थी। तो उसने कॉटन बेड कवर्स को रेगुलर बेसिस पर रखने की बात की थी टू कीप कॉस्ट अंडर कंट्रोल, क्योंकि वो एक्सपेंसिव बहुत थे, ठीक है ना। तो उसने यहां पर ये जो लाइन थी, यहां पर उसने कंट्रोलिंग की फंक्शन को फॉलो कर लिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैंने प्लानिंग और स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल किस तरीके से इसने ढूंढना है आपको मैंने ये गाइड किया, ठीक है। समझ आ रहा है? तो मैंने आपको ये कुछ केस स्टडीज बताई हैं इस फर्स्ट चैप्टर की, नेचर एंड सिग्नेचर मैनेजमेंट की, जिसके अंदर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कोऑर्डिनेशन के बारे में, इन तरह के कई सारे मिलते जुलते क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर अलग अलग केस स्टडी के बारे में जैसे आ सकते हैं उस तरीके के मैंने आपको बताए। जरूरी के क्वेश्चन सेम आएंगे, ये तो है ही, पर इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को पहचानना है, इनके बारे में लिखना है और क्या क्या कैसे कैसे लिखना है, कहाँ से लाइन्स पकड़नी है, ये मैंने आपको चीज़ों में समझाई, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के सारा बता दिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको जो सेकंड चैप्टर है उसकी केस स्टडी के बारे में हम साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टिल देन स्टे हेल्थी एंड कीप कनेक्टेड विद लर्निंग कॉमर्स। थैंक यू वंस अगेन, गुड बाय।